ये वीडियो में मेरी तेरी उसकी बात जो कि यशपाल द्वारा लिखित है कि उपन्यास के संबंध में बना रहा हूँ। ये उपन्यास किसी एक नायक को लेकर नहीं चलता है या नायिका को लेकर नहीं चलता है। इस कहानी में, इस उपन्यास में एक नायिका ज़रूर है, उषा सेठ, जो कि कहानी के अंतिम तक उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये एक नायिका से ज़्यादा जो उसमें समय में घटनाएं घटित हुई हैं भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, अंग्रेज़ों का शासन था, भारत गुलाम था, के संबंध में ज़्यादा जोर देती है। और इस उपन्यास के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं या लेखक ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में कितनी तरह की कुरीतियाँ उस समय फैली हुई थी। जातिवाद किस तरह हद तक लोगों को और छुआछूत किस हद तक लोगों को मजबूर कर देता था कि वो अपने सगे संबंधियों के साथ अन्याय करें। सगे संबंधियों के साथ अन्याय जातिवाद कैसे होता है? अगर आपके घर में किसी बच्चे ने दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ली, जैसे कि, या फिर दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी कर ली, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि उषा सेठ जो है वो क्रिश्चियन है, उनसे शादी कर ली है सेठ जी के लड़के ने, और सेठ जी का व्यवसाय सुनार का है। तो सेठ जी बहुत धार्मिक होते हैं, उनके घर में प्याज लहसुन से खाना नहीं बनता है। तो वो उनकी बुआ जो है वो किस तरह से छुआछूत मानती हैं। वो क्रिश्चियन होती है लड़की, ब्राह्मण क्रिश्चियन होती है, और किस तरह से सगा छुआछूत मानते हैं। सगे संबंधी हो गए ना, बहू हो गई। तो भारत में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, समाजवाद है, साम्यवाद है, और भारत के नायक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं इत्यादि, कांग्रेस के लोग हैं। उस समय पार्टी जो संघर्ष कर रही है, जो संघर्षरत दिखती है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस में नरमपंथी है, उग्रपंथी है। ये नॉवेल जो है, उपन्यास जो है, वो कई घटनाओं को लेकर समेटकर बनाई गई है। तो शुरुआत होती है जातिवाद से, उसमें मुस्लिम भी हैं, और मुस्लिम अपनी सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, उनमें किस तरह से शिक्षा का अभाव होता है, और वो जो पढ़ जाते हैं कितने अच्छे होते हैं पढ़ने में, और वो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। और फिर कम्युनिस्ट है, इसमें समाजवाद है, साम्यवाद है, जातिवाद है, और इसी तरह से कई चीज़ें जो भारत को बांटती हैं, सहेजती हैं, इन सब का जिक्र दिया हुआ है। कहानी की जो नायिका है उषा सेठ, पहले उनके विषय में जान लेते हैं। तो यशपाल जी ने जो साहित्य लिखा है इसमें, इस साहित्य में, और इनके पिछला उपन्यास जो मैंने पढ़ा था झूठा सच, उसमें दोनों में नायिका जो हैं वो महिलाएं ही हैं। तो यशपाल जी की जो सोच है वो काफ़ी समय से आधुनिक है, काफ़ी आगे की दिखती है, और स्त्रियों को किस तरह से समाज की कुरीतियों से लड़कर आगे आना चाहिए, और उनको शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, और उनको किसी से भी बातचीत करने में, रिश्ते रखने में उनको डरना नहीं चाहिए। इसमें उषा सेठ की दूसरी शादी भी होती है, वो सहज स्वीकार कर लेती हैं उस रिश्ते को। तो स्त्री उस समय आज से करीब 60, 70, 80 साल पहले, जब भारत आज़ाद हो रहा था, 80 साल पहले, करीब 1942 के आसपास की बात है। तो भारत जब आज़ाद हो रहा था, उस समय भारत में कितनी कुरीतियाँ थी, और एक ब्राह्मण क्रिश्चियन लड़की उन हर्डल्स को ओवरकम करती है, अपनी सोसाइटी में उनसे लड़ती है, और उनसे आगे निकल कर आती है, ट्रायम्फ करती है। और वो लड़की जो उषा सेठ हैं, इसकी नायिका हैं, उन्होंने गांधी जी के 6 सूत्रीय आदेशों को लखनऊ यूनिवर्सिटी में सुनाया। वहाँ सुनाने के बाद में वहाँ से निकल गई, अंडरग्राउंड हो गई, और फिर वहाँ से इलाहाबाद पहुँची। इलाहाबाद में अंडरग्राउंड रेडियो पे गांधी जी के 6 सूत्री कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया, उनको बताया, लोगों को उकसाया कि आप लोग अंग्रेज़ों को स्वीकार ना करें, इनको मार के भगाएं। इस तरह से ये कहानी आगे चलती है। फिर इलाहाबाद से बलिया जाती हैं, बलिया के पहले फेफना एक जगह पड़ती है, फेफना में तक जो ट्रेन जाती है उसको ट्रेन का नाम लिख देते हैं इनकलाब एक्सप्रेस। और ट्रेन जहाँ जहाँ से निकलती है, जिन जिन स्टेशनों से आगे जाती रहती है, उन स्टेशनों के पट्टियाँ उखाड़ के फेंक देते हैं ताकि कोई भी सेना आगे ना आ सके।
फिर उसके बाद में बलिया तक ट्रेन जाती है। बलिया में चित्तू पांडे की सरकार ऊषा सेठ जो है अंडरग्राउंड होकर गांधी जी के 6 सूत्रीय आदेश सुनाती हैं। गांधी जी के 6 सूत्रीय आदेश कुछ इस तरह से होते हैं कि वो हिंसा को बहुत ज़्यादा मना नहीं करते, नकारते नहीं हैं। वो हिंसा को थोड़ा सा अभिन्न अंग मान लेते हैं आज़ादी के लिए। बहुत ज़्यादा हिंसा से परहेज नहीं है। जिस तरह से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह बिल्कुल पहले कांग्रेसी जो सत्याग्रही होते हैं वो इस तरह के सत्याग्रही होते हैं कि वो फ़ोन कर देते थे अंग्रेज़ों को कि मैं यहाँ पर भाषण देने जा रहा हूँ और मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए, तो वो स्वयं गिरफ्तारी दे देते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया था। करो या मरो के नारा देने के कारण अब ये गिरते हुए, टूटते हुए, निस्तो नाबूद होते हुए अंग्रेजी शासन के ऊपर एक प्रहार था भारतीयों का। उस समय कांग्रेस कांग्रेस की बात पूरे भारतीय वासी सुनते थे और कांग्रेस के ही उग्रपंथी और नरमपंथी लोगों हर जगह फैले हुए थे। कांग्रेस में समाजवाद भी था। तो कांग्रेस बहुत बड़ा स्पेस था जिसमें कई तरह के लोग, कई विचारधाराएं जिंदा थी। तो फेफना तक जाते हैं। फेफना तक के स्टेशन जो हैं वो सारे लूट लेते हैं, सरकारी खजाना लूट लेते हैं। फिर उसके बाद बलिया पहुंचते हैं। उस समय बलिया में किसी भी तरह का आंदोलन या जन सैलाब नहीं उमड़ा होता है। तो जिस तरह से ऊषा सेठ जो होती हैं वो पहुंचती हैं वहाँ पर बलिया, और फिर बलिया में भाषण देती है अंडरग्राउंड होके। और फिर बलिया में भाषण देने के बाद में सैलाब आता है। उसके पहले बनारस में भी आ चुका होता है। बनारस में कलेक्ट्रेट पे कांग्रेसी ध्वज फहरा चुके होते हैं। इलाहाबाद में कांग्रेसी ध्वज फहरा चुके होते हैं। पुलों को तोड़ दिया जाता है ताकि आर्मी अंदर ना आ सके। बलिया में भी यही कांड होता है। चित्तू पांडे की सरकार बलिया में बनती है। अगर हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि बलिया, इलाहाबाद, इन सब में स्वायत्त सरकार बन गई थी कांग्रेस की। हालांकि वो कुछ महीने ही चली थी, लेकिन चली थी। तो और अंडरग्राउंड रेडियो का उसमें हाथ था। एक चिंगारी चाहिए होती है, तो वो चिंगारी ऊषा सेठ ने दी थी। फिर बलिया में आर्मी आती है। वो आर्मी जो होती है वो स्कॉर्च पॉलिसी अपनाती है। स्कॉर्च पॉलिसी क्या होती है? अंग्रेज जो होते हैं वो आर्मी भेजते हैं और जहाँ भी उनको विद्रोह नज़र आता है वो उसके आसपास, स्टेशनों के आसपास के सारे गांव जला देते हैं। बहनों माओं को बेइज्जत करते हैं। सड़क पर जो भी मिलता है उसे सरेआम गोली मार देते हैं और गांव वालों से 10 गुना टैक्स जो है लगान वसूलते हैं। ये स्कॉच पॉलिसी होती है। इसके बाद ऊषा सेठ जो होती हैं वो बलिया से भागती हैं। उनको पाठक जी का आदेश होता है। पाठक जी कांग्रेस के व्यक्ति होते हैं। उनको आदेश देते हैं कि आप बनारस आ जाइएगा, लेकिन वो बीमार पड़ जाती हैं। फिर वो एक मोमडन के यहाँ चली जाती हैं और फिर वो किस तरह से उनकी रक्षा करते हैं, शुजा जी जो है इसमें नॉवेल में, वो उनकी रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से भागते हुए वो मुंबई पहुँचती हैं और मुंबई में ऊषा सेठ जो है ऊषा मेहता के संपर्क में आती हैं। ऊषा मेहता जो है वो रेडियो संचालित करती हैं अंडरग्राउंड होकर, और फिर इसमें अंडरग्राउंड रेडियो संचालित होता है। फिर उसके बाद उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऊषा सेठ जो है नौकरी करती हैं स्टेनो की, पीएचडी, चूँकि इंग्लिश में पीएचडी कर रही होती हैं। ऊषा सेठ उस समय बीए किया होता है, एमए किया होता है और पीएचडी किया होता है ऊषा सेठ ने। फिर वो मुंबई आती हैं, मुंबई में रहती हैं। फिर पाठक जी के संपर्क में आती हैं। फिर उनमें प्यार हो जाता है, साथ में रहने लगते हैं। तो इस तरह से एक नायिका को दिखाया यशपाल ने, और उसके विचार कितने आधुनिक हैं नायिका के, ये बताया है। और स्त्री को किस तरह से आधुनिक हो सकती है, और वो एक ब्राह्मण क्रिश्चियन होने के बाद भी किसी से बात करने में हिचकती नहीं है और किसी भी हिंदू ट्रेडिशन को अपनाने में हिचकती नहीं है, पीछे नहीं हटती। वो मोमडन के यहाँ भी चली जाती हैं, वो हिंदू से भी संबंध रख लेती हैं। तो इस तरह से भारतीयों को होना चाहिए कि वो किसी से भी संबंध रख सकें। तो ये कहानी हमें, ये नायिका और ये हमारे लेखक यशपाल जो हैं, वो हमको इस साहित्य के जरिए ये संदेश देते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का निर्माण किया है, बहुत ही अच्छी लिखते हैं, पढ़ने में लिखने हैं, बहुत ही अच्छी है पढ़ने लिखने में। समाजवाद पे पकड़ है, साम्यवाद पे पकड़ है, कैपिटलिस्ट जानती हैं, और जातिवाद क्या होता है, जातिवाद का विरोध कैसे करते हैं, और हमें अपने समाज में और अपने समाज में परिवार से किस तरह से पेश आना चाहिए। और यहाँ में एक बहुत ही हास्यास्पद घटना भी होती है कि ऊषा सेठ जो होती हैं उनके ससुर उनको स्वीकार नहीं करते हैं, और उस समय क्या होता है, बहू अपने ससुर के सामने, जबकि रतन सेठ हैं उनके ससुर हैं, उनके सामने घूंघट करके जाती है, कभी चेहरा खोल के नहीं आ सकती हैं। तो जो किराए पे लखनऊ में
हॉस्पिटल वाली रोड, जो KGMC वाली रोड है, वहाँ रह रहे होते हैं। और रतन सेठ जो है वो कांधारी गली में रह रहे होते हैं। तो वहाँ से सेठ जी आते हैं कुछ सामान लेके। उस समय इक्के का तांगे घोड़े वाले बहुत चलते हैं, वो अपने पास भी एक बहुत घोड़ा रखते हैं शौक में। उस समय तांगे की सवारी बहुत कहीं आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब सेठ जी घर आते हैं, अमर इनके लड़के का नाम होता है, तो अमर सेठ हस्बैंड होते हैं उषा सेठ के। तो सेठ जी जब अमर के घर आते हैं तो अमर होते नहीं है वहाँ पे, तो बहू पहुँच जाती है। बहू यानी कि उषा सेठ उनके सामने पहुँच जाती है उगड़ा हुआ सिर लेकर। जब उगड़ा हुआ सिर लेकर पहुँच जाती है तो सेठ जी चेहरा फेर लेते हैं, और इस वजह से उषा सेठ को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तब उनकी जो उस गली में एक अमर को अब भाई मानती हैं, वो बताती हैं आके कि उनके सामने घूंघट करके जाओ, लंबा सा घूंघट करके जाओ। तो वो जाती हैं, फिर दूर से पैर छूती हैं, पैर भी छू के पैर नहीं छूती हैं, दूर से ज़मीन पर छू के पैर छूती हैं। तो फिर उस तरह से सेठ जी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें किस तरह से हिंदू क्रिश्चियन लड़की, कई सारे ट्रेडिशन जो हिंदुओं के हैं और जो वो उन ट्रेडिशन में नहीं रही है, ठीक है, वो एक हिरण के गोश्त के कबाब भी खाते हुए दिखाया गया, बताया गया है, इसमें लिखा है। तो किस तरह से ट्रेडिशन भी स्वीकार करती हैं और हिंदुओं के ट्रेडिशन को स्वीकार कर लेती हैं क्रिश्चियनों के। तो समाज में हमको इस तरह से होना चाहिए, ये नॉवेल हमें ये बताती है। अब हमको समझना होगा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और भारत के बहुत से जवान नेता शहीद हो गए करो या मरो को पालन करने में। या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सत्याग्रह भारत में हो रहे थे, वो सत्याग्रह हो क्यों रहे थे? भारतीय कांग्रेस का नारा था कि हमें युद्ध नहीं करना है और आप हमारा देश छोड़ दो। देश क्यों छोड़ दो? क्योंकि जैपनीज़ आ रहे थे, और जैपनीज़ जो फासिस्ट फोर्सें थी, फासीवाद, ये फोर्सेस जो थी वो भारत की ओर बढ़ती जा रही थी। अंडमान निकोबार भी जीत लिया था, वहाँ बर्मा जीत लिया था। पहले बर्मा जो था वो भारत में आता था। 1935 के एक्ट से बर्मा को भारत से अलग किया गया था, फिर भी वो ब्रिटिशर्स उसे देखते थे, तो बर्मा तक वो पहुँच गए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स को मार के भगाया था। हालांकि चाइना में भी जापानीज़ जीत गए थे और उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो भारतीयों को मन में शंका थी कि अगर जापानीज़ आ गए तो हमारे साथ भी अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे। तो भारतीयों की ये दलील थी कि अगर पेश नहीं आते तो हम उनको लड़ लेंगे, उनसे घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स अगर यहाँ रहे तो जापानीज़ से लड़ने की वजह से हमारे देश निस्तो नाबूद हो सकता है, तबाह हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स से कहा था कि हम बिल्कुल युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध के खिलाफ हैं और तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। और उसी समय क्या था, 1936 से 1944 तक भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, और ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल का प्रधानमंत्री बना होना था। विंस्टन चर्चिल का बहुत बड़ा सहायक था भारत का वायसराय, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी स्वर्णिम कॉलोनी के रूप में, सोने देने वाले अंडे के रूप में, मुर्गी के रूप में था ये भारत, क्योंकि यहाँ से ब्रिटेन को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा, मैन पावर, रॉ मटेरियल मिलता था। और ब्रिटेन किसी भी तरह से भारत को अपने कब्जे से जाने नहीं देना चाहता था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेसियों ने जब ये कहा कि हम युद्ध के खिलाफ हैं और हम युद्ध नहीं करेंगे, और इससे पहले कांग्रेसियों ने कुछ खास विरोध नहीं किया था वर्ल्ड वॉर के समय, जबकि इवन गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लोगों को भर्ती कराया था। तो ब्रिटिशर्स को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे थे। और अगर भारत के अंदर भी लोग विद्रोह करेंगे तो ब्रिटिशर्स की आधी फौज अंदर लग जाएगी, आधी फौज बाहर लगेगी, तो संभालेंगे कैसे फ्रंटियर्स को? और उस समय फ्रंटियर्स को माना जा रहा था कि मणिपुर और ये नागालैंड, इन्हीं सब से होके इधर से आएंगे ब्रिटिशर्स। तो भारत के वासी जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स बाहर चले जाएं, और विंस्टन चर्चिल के करीब था ये भारत का वायसराय। तो इसलिए, और विंस्टन चर्चिल की जो पॉलिसी थी, विंस्टन चर्चिल की वजह से बंगाल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत में अकाल आया था। भारत के करोड़ों लोग मर गए थे, कम से कम तिहाई आबादी मर गई थी।
तो ब्रिटिश चर्चिल बहुत ही क्रूर हृदय का व्यक्ति था। उसने उसकी वजह से भारत के वायसराय ने भी स्कॉर्च पॉलिसी अपनाई, लोगों को परेशान किया, जला दिया, मार दिया सरेआम बिना किसी कानून के ट्रायल के। इसके बाद भारत में सरकार आई ब्रिटेन में सरकार आई क्लीमेंट एटली की, और भारत का जो वायसराय था वो वेवल बना। वेवल जो था वो एटली के साथ का था, और एटली ने कहा कि एटली भी समझ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होते होते ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, नाजुक हो गई थी। इस वजह से एटली ने सोचा कि हम भारत को अगर आज़ाद नहीं करते हैं तो ये दुश्मन बन जाएगा देश। तो उन्होंने फिर इसके साथ सहृदय व्यवहार किया, थोड़ा लाइट बिहेव किया, तो भारत को धीरे धीरे आज़ाद करने की बात होने लगी। तो ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस समय के बहुत इलीट लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता का साथ दिया, और वो भारत के लोगों का जो अंग्रेज़ों के प्रति उबाल था वो सह गए, और भारत और अंग्रेज़ों के लिए एक कवच का कार्य किया, बफर स्टेट का काम किया उन्होंने। तो ऐसे लोग जो थे वो भारत के लोगों के प्रति विश्वासघात करते थे, अंग्रेज़ों के भक्त होने का दिखावा करते थे, और वो बहुत ज़्यादा क्रूरता से भारत के लोगों के साथ पेश आते थे। ये एक और वजह थी कि भारत को इतना समय लग गया अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने में। उस समय एक और घटना हुई थी, मुस्लिम लीग का बनना हुआ था। मुस्लिम लीग चरम पर थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि लॉयलिस्ट ब्रिटिश भक्त ब्राह्मण जो हैं, अंग्रेज़ों ने पहले ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया, अपने साथ रखा, क्योंकि मोहम्मदन जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, और ब्राह्मण जो होते थे वो पढ़े लिखे हिंदू समाज में होते थे। पूरे भारत में वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे और ज़्यादा लॉयलिस्ट होते थे, भक्त होते थे, जहाँ अपना फ़ायदा देखते थे वहीं घूम जाते थे। तो बहुत से ऐसे लोग थे, उनको नौकरी देना शुरू किया। लेकिन जब देखा कि ये भक्त नहीं रह गए हैं, ब्राह्मण और ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं समाज में, जिनको ब्रिटिशर्स ने दर्जा दिया, वो अब डिफेक्ट कर रहे हैं, वो पाला बदल के कांग्रेस में जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों को ब्रिटिशर्स को भगाने के प्लानिंग कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों का साथ देना शुरू किया। जहाँ पहले 10 में से 1 नौकरी मुसलमानों को मिलती थी, इस किताब में ऐसा लिखा है कि बाद में 10 में से 9 नौकरी जो है, 8 नौकरी जो है लोअर लेवल पे, थोड़ा सा अपर लेवल पे मुसलमानों को मिलने लगी थी। उसकी वजह यही थी कि जो ब्राह्मण था, जो हिंदू तबका था, वो डिफेक्ट होके दल बदल के दूसरे कांग्रेस में पहुंच गया था, जो कि भारत को आज़ाद कराने का सपना देख रहा था। इस वजह से जो मुसलमान थे वो उनके बीच में और हिंदुओं के बीच में दरार बढ़ने लगी, और कुछ मुसलमान उसमें से थे जो मुस्लिम लीग का साथ देने लगे, अपने आप को ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थक दिखाने के लिए। वो अपने घरों और दुकानों के बाहर मुस्लिम लीग का झंडा लगाने लगे, जिसकी वजह से हिंदुओं का आक्रोश बढ़ा और उनका आपसी विवाद जो है, और ब्रिटिशर्स की नीति थी फूट डालो राज करो की। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से फ़ायदा उठाया है हिंदू मुस्लिम दरार का, लड़ाई झगड़े का, फैक्शन का, ये इस किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको पढ़ना चाहिए किताब को। और ऐसा नहीं था कि मुस्लिम देशभक्त नहीं थे, बहुत से मुस्लिम देशभक्त थे, सारे ही मुस्लिम देशभक्त थे। कुछ ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, लेकिन वो भी देशभक्त थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय राजा थे। तो मुस्लिम लीग का झंडा लगाने की वजह से मुस्लिम जो थे वो बदनाम होने लगे थे, और हिंदू जो थे वो चिढ़ने लगे थे, और ओवरऑल मुस्लिम को दोषी ठहरा रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि दंगे भड़कने लगते थे, लोग चिढ़ने लगते थे, और मुस्लिम आपस में और इकट्ठा हो जाते थे, और हिंदू मुस्लिम की दीवार बढ़ जाती थी। तो ये घटना ज़रूर इसमें पढ़नी चाहिए, किस तरह से दरारें बढ़ती चली गई हिंदू मुस्लिम के बीच में। इसमें कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरी जो जगह है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में भेड़ा घाट के पास में है। भेड़ा घाट वो जगह है जहाँ पर नर्मदा धुआंधार फॉल बनाती है, वहाँ पर त्रिपुरी एक जगह है, उसमें सम्मेलन हुआ था जहाँ सुभाष चंद्र बोस को ने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीताराम मैया को हराया था। इस वजह से गांधी जी ने बहुत नाराज़ हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आगे चलकर कांग्रेस से इस्तीफ़ा भी दे दिया था और कांग्रेस छोड़ दी थी, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी निर्माण किया था कांग्रेस में ही, क्योंकि वो
कांग्रेस के नरम पत्तियों के साथ सहमत नहीं थे। कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू समाजवाद में विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा उग्रपंथी थे और गांधी जी उनसे सहमत नहीं होते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये कमान उनके हाथ में जाए। तो त्रिपुरी सम्मेलन भी इसमें दिया हुआ है कांग्रेस का। फिर एक घटनाएं तो बहुत सारी हैं, जैसे साइकिल, घर में साइकिल किस तरह से आती है और साइकिल देखी जाती है, मोटरसाइकिल का, घोड़े गाड़ी का समाज कैसा है, शहर बस रहे हैं, नल लग रहे हैं तो नलों को किस तरह से, बिजली किस तरह से देखते हैं, पंखे किस तरह से देखते हैं। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज इंपीरियल आर्मी आने का खतरा था, तो अमेरिकन फ़ौज जो थी वो लखनऊ आई हुई थी। हजरतगंज में सर्विस सेक्टर में नए नए होटल खुल रहे थे। आज भी भारत सर्विस सेक्टर में सर्विस देने में बहुत आगे है, हॉस्पिटैलिटी में बहुत आगे है। तो उस समय हजरतगंज लखनऊ का जो है, वहाँ पर नए नए रेस्तरां खुल रहे थे, बार खुल रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो अमेरिकन से आते थे, सिपाही आते थे, वो बहुत खुद दिल खोले खर्चा करते थे। और उस समय जो स्टेनोग्राफर लड़कियां भर्ती की जाती थी उनको तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो ये कहानी, ये कई सारी घटनाएं हैं जो पढ़ने के लिए हैं इस किताब में। और इसके बाद में एक बहुत ही रोचक कहानी दी है इसमें कि एक जो ब्राह्मण परिवार है वो किस तरह से कन्वर्ट होकर ईसाई बनता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पंडित जी होते हैं, वो बचपन में उनका दोस्त होता है एक बंशी, और वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, लेकिन वो शूद्र परिवार से बिलोंग करता है। तो ये पढ़ने में अच्छे होते हैं, ये पंडित होते हैं, और ये उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश में शायद कहीं की घटना है। ये उत्तराखंड तो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो शायद ये हिमाचल की घटना है। तो इस घटना में ये है कि शूद्र परिवार से होता है, लेकिन पंडित जी जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और वो शूद्र जो बच्चा होता है, बंशी होता है, उसके साथ में रहते हैं। बंशी जो होता है वो उस समय जाति के जो संघर्ष था, जातिवाद, अपनी जाति डोमिनेट है और उसको हम प्योर जाति के, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, ये दिखाने के लिए कितना ज़्यादा जुर्म करते थे, इस किताब में बहुत ज़्यादा अंडरलाइन है और इसको पढ़ना चाहिए। कहानी कुछ इस तरह से है कि बावड़ी होती है, जिसमें बावड़ी वो होती है जिससे पानी पिया जाता है, तो वो ऊंचाई पर स्थित होती है, उसमें पानी भर जाता है। अन्य मौसमों में जो कि गर्मी के नहीं होते हैं, अन्य मौसमों में, साधारण मौसमों में पानी जो है वो छनक के ऊपर आ जाता था और एक पतली सी धारा से नीचे आता है। नीचे गांव ऊपर बसा होता है और नीचे जो होता है वो शूद्र परिवार रहता है, और वो शूद्र परिवार उस बावड़ी से निकला हुआ पानी जो नाले में बह के जाता था, छोटा सा पतला सा नाला उसमें जाता था, उसमें पानी भर जाता था नीचे, उससे पानी पी के गुजारा करते थे। लेकिन जब गर्मी आती थी तो बावड़ी का पानी नीचे हो जाता था, तो पानी छलकता नहीं था। अब पंडित जी, ठाकुर साहब और जानवर जो नहाने आते थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया पानी जब नीचे आता था बह के, शूद्र वो पानी पीने को मजबूर होते थे। फिर उसके बाद में जो बंशी होता है वो इसके साथ में रहते हैं पंडित जी, और अपने चाचा को और अपने पिताजी को नहीं बताते हैं कि हाँ मैं उससे मिलने जाता हूँ। चुपके चुपके बांसुरी सीखते हैं। तो इस किताब में ये अंडरलाइन है कि वो जातिवाद को नहीं मानते हैं। फिर वो आगे चल के कहानी चलती है कि वो हाई स्कूल पहुँच जाते हैं, वो गाँव के बाहर चले जाते हैं, वो छुट्टियों में गाँव लौट के आते हैं, मेला लगता है। बंसी जो होता है वो अपना गुजर बसर करता है टोकरी बेच के, तो वो टोकरियाँ बनाता है बहुत सारी, और मेले ले आता है बेचने के लिए। वहाँ कुछ पैसे सारी टोकरियाँ बेच के कमा लेता है। पंडित जी के साथ जाता है, रास्ते में वो भी बांसुरी बजाते हैं, सीखते साखते जाते हैं, हंसते खेलते। फिर वहाँ पर वो पंडित जी से कहता है, पंडित जी उस समय हाई स्कूल में होते हैं, और घर वालों को उनसे बहुत आशाएं होती है कि लड़का वही पढ़ने में अच्छा होता है पूरे गांव में, और वो मिशनरी में पढ़ रहे होते हैं। मिशनरी उस समय ईसाइयों द्वारा संचालित की जाती है। फिर वो मेले में वो कहता है कि यार मेरे दोस्त हो पंडित जी, और तुम ऐसा करो कि मेरा बहुत मन है पीतल की थाली में खाना खाने का। उस समय इतना ज़्यादा भेदभाव होता है कि ऊंची जाति के लोग निचली जाति को मेटल की थाली में खाना भी नहीं खाने देते हैं। उसको इस बात का आभास नहीं होता, पंडित जी को भी नहीं पता होता, शूद्र को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि क्या घटित हो जाएगा कि अगर मैं घर ले जाऊंगा ये। वो कहता है पंडित जी से कि मुझे खरीद दो, मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे गाली देके भगा देगा,
इससे अच्छा है कि तुम खरीद दो मुझे। फिर वो खरीद देते हैं उसको, वो घर जाते हैं। शूद्र वहाँ घर में थाली लेकर बैठा होता है और ये पंडित जी घर जाते हैं, पिताजी को बता देते हैं कि आज मैंने बातों बातों बता देते हैं कि मैंने आज अपने दोस्त को पीतल की थाली खरीद के दे दी। पंडित जी के पिताजी सुनते हैं, पंडित जी के पिताजी कहते हैं अरे पूरे चलो सब लोग, अब इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेटल की थाली में खाना खाएंगे, जाके घर में आग लगा देते हैं। पंडित जी इस घटना से बहुत व्यथित होते हैं। जब तक भाग के पीछे पीछे जाते हैं, घर स्वाहा हो जाता है। पंडित जी के घर वाले जब लौट के आते हैं तो लड़का वो पंडित जी बोल देते हैं अपने पिताजी से कि आपने अच्छा नहीं किया। इतनी सी बात बोलनी थी कि घर वाले के पापा के समान लड़का होता है, कंधे के बराबर हाई स्कूल में लड़का होता है, उस पर हाथ उठाने जा रहे होते हैं, फिर हाथ नहीं उठाते हैं, उसे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं घर से निकल जा। तो वो भाग के मिशनरी जाता है, वो कहता है कि वो और 18 के ऊपर हो जाते हैं। तो फादर से बोलते हैं कि मेरा ना धर्म जो है परिवर्तित कर दो। वो धर्म परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन कुछ समय देते हैं सोचने के लिए। जो 1-2 महीने बाद सोच के विचार करके बताता है कि नहीं मेरा धर्म बदल दो, हमें पंडित ब्राह्मण नहीं रहना, हमें हिंदू धर्म से बाहर जाना है, इसकी ये सही नहीं है, ये बहुत भेदभाव करते हैं ये लोग। तो ईसाई हो जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं मेरा नाम ही बदल दो। तो वो फादर बोलते हैं कि नाम उनका बदला जाता है जो शूद्र होते हैं और उनका पास्ट जो होता है वो बहुत कलुषित होता है। तुम्हारा पास्ट कोई कलुषित नहीं है। और कन्वर्जन बहुत से नीची जाति के लोग करते हैं, तुम कर रहे हो, ये दिखाओ और इसको फैलाओ, ये तुम्हारा मकसद है। उन्हीं के जो ये जो संतानें होती हैं वो लखनऊ में आके बसती हैं, उन्हीं की संतान में से एक संतान उषा सेठ होती है। तो किस तरह से ये कहानी चली है और किस तरह से समाज में अंधविश्वास, जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत फैला हुआ है और उनसे लड़ते हुए एक नायिका जो है वो निकलती है और पूरी सोसाइटी जीत लेती है। ये कहानी किसी नायिका के जीतने के ऊपर नहीं है, भारत के आज़ाद होने को लेकर नहीं है। ये उस समय के भारत को और भारत में फैली व्यवस्थाओं को उल्लेखित करता एक उपन्यास है। इसे अवश्य पढ़ना चाहिए और इसे पढ़ने से उस समय के 80-90 साल पहले के जो समय है, भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, वो पढ़ने का मौका मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।